8th पे कमीशन के रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट होने के बाद केवल सरकार पर सैलरी देने का अतिरिक्त बोझ ही नहीं पड़ेगा, इकोनॉमी को बूस्ट भी मिलेगा। यानी कि कंजप्शन पर एक्सपेंडिचर बढ़ाने का सरकार का एक तरीका यह भी है। अगर मांग बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी होगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उन फैक्ट्रियों में यानी कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स भी बढ़ेंगी। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये दिया जा रहा है। दूसरा है कि अंततः इसका बोझ तो जो मिडिल क्लास इनकम टैक्स पेयर है, प्राइवेट सेक्टर वाला, उसी पर पड़ने वाला है। तीसरा कि इससे क्या असर प्राइवेट सेक्टर की सैलरी पर भी पड़ सकता है। क्या पे कमीशन के रिकमेंडेशन जो यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से आती है, हमें पता है कि भाई इसका एक इंपैक्ट स्टेट्स पर भी पड़ता है, लेकिन फिर एक पर्सपेक्टिव है कि नहीं, प्राइवेट सेक्टर पर भी इसका इन्फ्लुएंस पड़ता है। वो भी अपने यहाँ जो नेट सैलरी है उसको बढ़ा देते हैं। जब सरकार इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके एक जस्टिस देना चाह रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को, तो शायद प्राइवेट सेक्टर पर भी इसका इन्फ्लुएंस पड़ता होगा। तो यानी कि काफी सारे तथ्य है, काफी सारे पर्सपेक्टिव इस पे कमीशन के रिकमेंडेशन से जुड़े आने लग रहे हैं। इस वीडियो में हम एक एक करके सभी पक्षों को जानेंगे। सबसे पहले तो बता दूं, कैबिनेट ने मंजूरी दी है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर और जो सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उन्होंने मंजूरी दे दी है कि अब ये पे कमीशन बनेगा। राइट, 8th पे कमीशन। अभी तक 7 पे कमीशन बन चुके हैं जब से भारत देश आजाद हुआ, 1947 से अभी तक। पहला 1 जनवरी 1947 को लागू हुआ था, उसके बाद फिर 1 जनवरी 2014 को। तो अब ये 8th पे कमीशन अभी बनना है। राइट, लेकिन अगर ये मंजूरी है तो अपने आप में बड़ी खुशी की बात है, मोटिवेशन भी है जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। हमारे जो मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, उन्होंने ये मंजूरी दी है, मतलब उन्होंने ये जानकारी दी। मंजूरी तो कैबिनेट से आ गई है, बट पॉइंट ये है कि ये काम कैसे करेगा, कब तक सैलरी बढ़ेगी, कितनी सैलरी बढ़ेगी, उत्सुकता शायद यही होगी। एक एक करके इसको भी जानेंगे। तो डेट अभी अनाउंस नहीं करी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज विद इन द गवर्नमेंट, उनका यह मानना है कि अब काम स्टार्ट होगा। पहले पे कमीशन में कौन चेयरपर्सन होगा, मेंबर होंगे, उनको नोटिफाई करेगी सरकार। उसके बाद फिर वो सीरीज ऑफ मीटिंग्स करते हैं, जैसे कि 7th पे कमीशन जो इससे पहले की रिकमेंडेशन जिसके बेसिस पे सैलरीज अभी मिल रही हैं, तो उसने भी 76 प्लस मीटिंग्स की थी डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ, जिसमें इकोनॉमिस्ट भी होते हैं, अलग अलग सेक्टर के लोग होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी होते हैं अलग अलग डिविजन से। तो ऐसी सीरीज ऑफ मीटिंग्स होंगी, फिर कुछ रिपोर्ट्स बनेंगी, स्टेक होल्डर्स से भी रिपोर्ट मांगी जाएंगी, फिर उन सब का एक कंपाइलेशन करके फिर पे कमीशन रिकमेंड करती है। तो क्या पे कमीशन की जो रिकमेंडेशन होती हैं वो एज इट इज सरकार को इंप्लीमेंट ही करनी होती है? नहीं, पे कमीशन रिकमेंडिंग इन नेचर, मतलब ऐसा नहीं है कि वो बाइंडिंग है, लेकिन हाँ इसका एक प्रभाव सरकार पर पड़ता है, क्योंकि अभी तक की पे कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं ब्रॉडली उन्हीं के बेसिस पे सैलरीज रिवाइज होती हैं। जो फर्स्ट पे कमीशन यानी कि जनवरी की मैं बात कर रहा हूं 1947 की, उसके हिसाब से मिनिमम सैलरी 55 रुपीज होनी चाहिए थी, 55 रुपीज। लेकिन अब जो 7th पे कमीशन थी उसके हिसाब से मिनिमम सैलरी किसी भी यूनियन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की वो 18,000 रुपए बताई गई थी। तो यानी कि देखिए वी हैव कम अ लॉन्ग वे। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर एक डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर होता है, तो वो एक्चुअली इसकी इस रिकमेंडेशन को लेता है। प्लस एक वर्ड होता है टर्म ऑफ रेफरेंस, यानी कि भाई एक ब्रॉड गाइडलाइंस पे कमीशन को दी जाती है कि इन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर आप सैलरी रिवाइज करने की बात कीजिएगा। तो वो जो लेटर है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से ही जाएगा। राइट, अच्छा, क्या ये मैंडेटरी है कि हर 10 साल में पे कमीशन आनी चाहिए? नहीं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन यूजुअली 10 सालों में ये रिवाइज होता है यूजुअली। तो अब हमें पे कमीशन चाहिए क्यों? तो एक तो बड़ा फैक्टर ये कहा जाता है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं उन पर भी तो महंगाई की मार पड़ती है, यानी कि महंगाई बढ़ती है तो उनके साथ भी एक जस्टिस होना चाहिए, सैलरीज इन लाइन होनी चाहिए। प्लस एक कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि देखो इसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट होता है, यानी कि जब इकोनॉमी की ग्रोथ को बूस्ट करना हो तो कई बार सरकार को पैसा खर्च करना पड़ता है, लेकिन ये एक सबसे प्रेफरेबल तरीका नहीं होता। फिस्कल स्टिमुलस का फिस्कल स्टिमुलस कहते हैं कि भाई सरकार अलग से पैसा खर्च करके डिमांड को बढ़ाती है, और उस डिमांड को बढ़ाने से फिर प्रोडक्शन बढ़ने लगता है। भाई जब खरीदारी ज़्यादा होगी, क्यों होगी? जब खपत बढ़ेगी। खपत कब बढ़ेगी? खरीदेंगे आप कब? जब आपके जेब में पैसा होगा। तो इसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन देखिए ये एक स्टैंडिंग
कंटिन्यूइंग एक्सपेंडिचर बन जाता है गवर्नमेंट के अकाउंट पर, तो गवर्नमेंट इसको लास्ट रिजॉर्ट की तरह ही मानती है। तो मेन जो पर्पस होता है वो तो यही होता है कि भाई 10 सालों में महंगाई बढ़ गई होगी, तो ऐसे में वी शुड एक्चुअली गिव दिस इंक्रीमेंट टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। नाउ सैलरी हाइक कैसे कैलकुलेट होगा, तो इसमें एक फिटमेंट फैक्टर वर्ड यूज किया जाता है। मतलब पे कमीशन ने अगर कहा 2.15 इज द फिटमेंट फैक्टर, तो उसका मतलब होगा कि अब आप अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या आप बनना चाह रहे हैं, तो आपकी जो बेसिक पे होगी उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा फिटमेंट फैक्टर, उतना इंक्रीमेंट मिलेगा। आप कहेंगे जरा कुछ एग्जाम्पल देके समझाइए। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी बेसिक पे 40,000 रुपए है और मैंने कहा फिटमेंट फैक्टर कितना है 2.28, जो पे कमीशन ने कहा मान लीजिए। तो 2.28 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 40,000 से, तो हमारा एक आंकड़ा आ जाएगा 91,200। ये बेसिक पे है। सैलरी तो इसके बाद, मतलब ग्रॉस सैलरी तो इसके बाद कैलकुलेट होगी। कैसे? क्योंकि इसी बेसिक पे पर फिर आपका डियरनेस अलाउंस लगता है, यानी कि महंगाई भत्ता। वो महंगाई भत्ता वेरी करता है कि आप कहां पर जॉब कर रहे हैं। अगर आप यूनियन गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं और आप मेट्रो सिटी में हैं, तो जाहिर सी बात है महंगाई भत्ता ज्यादा। और अगर आप किसी टियर 2 टियर 3 सिटी में एंगेज्ड हैं वर्क के लिए, तो अगर आप वहां पे हैं तो जाहिर सी बात है महंगाई भत्ता कम होगा। तो 70% अगर हमने लिया तो 70% ऑफ बेसिक पे अलग से फिर क्या ऐड होगा? महंगाई भत्ता। क्या ये आपकी ग्रॉस सैलरी है? ये सैलरी मिलेगी? नहीं। इसके बाद फिर आपका HRA है। तो अगर आप रहना खुद कर रहे हैं तो फिर HRA मिल जाता है, हाउस रेंट अलाउंस। तो 24% ऑफ न्यू बेसिक पे। तो अगर न्यू बेसिक पे हमने ये लगाई तो इसका 24% वो 21,888 लमसम वो बैठ गया। तो जब आप इनको ऐड कर देते हैं और वो डिपार्टमेंट वाइज अगर कोई और अलाउंसेस भी अलाउ होते हैं तो वो भी उसमें ऐड हो जाते हैं। तो इस बेसिस पे तय होता है कि भाई आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी बढ़ेगी। तो यानी कि फिटमेंट फैक्टर। तो अब 8th पे कमीशन तो अभी बननी है, फिटमेंट फैक्टर आना है। तो फिटमेंट फैक्टर क्या होगा ये केवल गेस किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ प्रीवियस पे कमीशंस प्लस इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट। क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई देखो महंगाई जितनी चल रही है उसके बेसिस पर ऑन एन एवरेज कयास लगाए जाते हैं कि शायद इस बार फिटमेंट फैक्टर ये होगा। तो ऐसे ही कुछ कयास इस समय लगाए जा रहे हैं। एक और बात बता दूं कि सबसे पहले जो बेसिक पे है वो बढ़ती है। ऐसा भी हो सकता है कि जो पे कमीशन है वो रिकमेंडेशन में जो आपके अदर अलाउंसेस हैं उनको इंक्रीज करने की भी रिकमेंडेशन दे, आमतौर पर वो देती है। इसमें कुछ ऐसा भी रिलैक्सेशन गवर्नमेंट कर देती है कि भाई सबसे पहले हम बेसिक पे बढ़ा रहे हैं, इसके बाद इतने टाइम पीरियड बाद फिर जो अलाउंसेस को बढ़ाने की रिकमेंडेशन दी थी, मान लीजिए परसेंटेज ऑफ बेसिक पे, जैसे किसी जगह कहा कि भाई 24% ऑफ बेसिक पे ये वाला अलाउंस दिया जाएगा, तो अगर उस अलाउंस में कुछ रिकमेंडेशन हुई कि नहीं इसको बढ़ाकर 26% करो, तो ऐसा भी हो सकता है कि एकदम से ना बढ़ाकर कुछ टाइम बाद उसको बढ़ाया जाए। तो ऐसा समय भी सरकार यहां पर ले लेती है। ठीक है ना। हाउ मच सैलरी हाइक कैन बी एक्सपेक्टेड? तो देखिए हमने क्या करा है, जो 18 आपके पे मैट्रिक्स हैं, ठीक है, जो 18 लेवल हैं, तो इट इज बेस्ड ऑन योर पोजीशन एज वेल एज एक्सपीरियंस कि आपका जो सैलरी होगी वो तय होती है। तो अगर हम एक एवरेज फिटमेंट फैक्टर ले लें बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रीवियस पे कमीशन एज वेल एज पिछले 2014 से लेकर अभी तक 25 आ गया, 10 साल हो गए हैं, तो इस 10 सालों में कितना इन्फ्लेशन और बढ़ा है ऑन एन एवरेज, जो आपके कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से हम निकाल सकते हैं। यानी कि भाई जो उपभोग के लिए आप सामानों का इस्तेमाल करते हैं उनका एवरेज प्राइस, क्योंकि भाई उसी को कंपेंसेट करने के लिए तो सैलरी हाइक की बात चल रही है। तो उसके बाद फिर हमने एक टेबल बनाई है, राइट। तो इस टेबल के बेसिस पे हम समझ सकते हैं। आप 18 हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लेवल 1 की बात करें तो जैसे इसमें पियोन आ गए, एमटीएस स्टाफ आ गया, वॉचमैन आ गए, तो अगर वहां पर था कि भाई मिनिमम आपको 18,000 तो देना पड़ेगा, तो इसका मतलब होगा कि यहां पर रिवाइज करके 21,300 के आसपास पड़ सकता है। ऐसे ही फिर हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसमें आईएएस ऑफिसर या फिर इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर हैं, आईएएस आईपीएस हैं, प्लस उसमें भी आप एक्सपीरियंस के साथ साथ अलग अलग लेवल ऑफ पे मैट्रिक्स में जाते रहते हैं। तो पूरे 18 का हमने एक टेबल बनाया है, अंदाजा है कि इतना बढ़ना चाहिए, राइट। अगर आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं 16, जैसे 18th जो अगर लेवल पर हम बात करें एम्प्लॉइज की सैलरी अगर 2.5 लाख है तो 2.5 लाख से 3 लाख इंक्रीज होने का अनुमान है। तो अगर आप स्पेसिफिक किसी एक पे मैट्रिक्स को देखना चाहते हैं तो मैं इसका पीडीएफ इस शशांक त्यागी फॉर यू टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर रहा हूं, आप लास्ट में वहां पर चेक कर सकते हैं एग्जैक्ट, क्योंकि ये कयास ही हैं।
अच्छा, इसका क्या बेनिफिट पेंशनर्स को भी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि अंदाजा है कि करीब 50 लाख के आसपास तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और 65 लाख के आसपास पेंशनर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पेंशनर्स हैं, उन सभी को इसका बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ साथ जो 29 स्टेट्स हैं, क्योंकि जब ये पे कमीशन अपनी रिकमेंडेशन दे देती है तो उसके बाद स्टेट्स भी इन पे कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पर अपने हिसाब से पॉलिसीज बना देती हैं कि हम इतना सैलरी इंक्रीज करने वाले हैं। तो उसके हिसाब से आंकड़ा बता रहा है कि 29 स्टेट्स में स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज करीब 1.4 करोड़ होंगे। तो यानी कि एक शुरुआत है 1 करोड़, यानी कि सैलरीड प्लस पेंशनर्स प्लस वहां पर 1.4 करोड़, इन सभी लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा, राइट। ये सैलरी आपका पेंशन का एग्जांपल। अच्छा, क्या पे कमीशन के रिकमेंडेशन से प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मिनिस्टर, एमपी, एमएलए, क्या इनकी सैलरी भी रिवाइज होती है? अगर मान लीजिए यूपीएससी आपसे एक स्टेटमेंट बनाकर क्वेश्चन पूछ ले कि यार पे कमीशन के रिकमेंडेशन से एमपी की सैलरी भी रिवाइज होती है क्या? आंसर इज नो। कारण, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट की सैलरी है, एमपी की सैलरी है, या मिनिस्टर्स का जो एडिशनल अलाउंस भी है, वो सभी डिसाइड करने की पावर किसके पास होती है? पार्लियामेंट के पास। ऐसे आप अगर एमएलए की बात करेंगे तो स्टेट के लेजिस्लेचर के पास वो पावर होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, हमारे काम का ये भी एक क्वेश्चन बनता है। 7th पे कमीशन के टाइम पर एक ऑकवर्ड सिचुएशन बन गई थी कि भाई जो टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट है उसकी सैलरी 1 लाख प्लस हो रही है, लेकिन प्रेसिडेंट की सैलरी उससे कम हो रही है। तो प्रेसिडेंट की सैलरी आमतौर पर स्टैंडर्ड लेकर चला जाता है कि सबसे ज्यादा होगी किसी भी गवर्नमेंट की सैलरी के ब्रैकेट में, तो जैसे 5 लाख कर दी गई है, राइट। अब कितना टाइम लगेगा इसमें? देखिए, कभी ऐसा भी हुआ है कि 2 साल लग गए रिकमेंडेशन में, मतलब बनी कमीशन, फिर काम करते रही, फिर रिकमेंडेशन दिया, फिर रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करने में भी सरकार ने समय लगा दिया, और उसके बाद फिर स्टेट गवर्नमेंट्स ने तो और ज्यादा समय लगाया। अभी मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट के अंदर के सोर्सेस कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाए। अगर हो जाए तो भाई आप सबको बधाइयां, जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और या जाना चाह रहे हैं। तो ऐसा कोई डेट अश्वनी वैष्णव जी ने डिक्लेयर नहीं किया है, ठीक है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं अंदर से कि भाई ऐसा हो सकता है। काम करने का तरीका मैंने बता दिया, मीटिंग विद स्टेक होल्डर्स। चलिए एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करते हैं कि भाई अगर ये रिकमेंडेशन जैसी इंप्लीमेंट होंगी तो बजट पर इसका कितना भार पड़ेगा। तो ये तो प्रोसेस में तो आपको बता दिया, मीटिंग करनी पड़ेगी, रिकमेंडेशन देनी पड़ेगी, ये सब तो करना ही। बजट इंप्लीकेशन देखिए, जैसे 6th पे कमीशन के रिकमेंडेशन से 22,000 करोड़ का लमसम खर्चा वहां पर बैठ रहा था, और इसको नियरली 5 टाइम्स कर दिया था 7th पे कमीशन के रिकमेंडेशन से, यानी कि करीब 1 लाख करोड़। अब 1 लाख करोड़ 7th पे कमीशन 2014 की मैं बात कर रहा हूं, जब उसने इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया उसके बाद से, और अभी तक जो टोटल खर्चा बताया जा रहा है वो है 2.37 लाख करोड़। अगर हम फिटमेंट जो फैक्टर है जिससे मल्टीप्लाई करा जाता है बेसिक पे में, अगर उसको एवरेज भी मान ले तो उसके बाद भी ये खर्चा बढ़कर 4.5 लाख करोड़ बैठ सकता है। दैट इज आवर एनालिसिस। तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा। अरे इसी हिसाब से देश का रेवेन्यू भी तो बढ़ता है, देश के बजट का साइज भी तो बढ़ता है, तो वो भी बढ़ रहा है, राइट। तो ऐसा नहीं केवल यही हो रहा है, प्लस ये जो मैंने आपको बात बताई कि कंजप्शन लेड एक्सपेंडिचर वो इंक्रीज हो सकता है, यानी कि अगर ज्यादा पैसा लोगों की जेब में जाता है तो उससे डिमांड भी बढ़ती है। और आप कहेंगे सर मान लीजिए मतलब 100 करोड़ प्लस जनता, 140 करोड़ के आसपास लमसम मान लीजिए, उसमें अगर 1.5 करोड़ लोगों की ओवरऑल मान लीजिए 1 करोड़ मान लीजिए सैलरीज एंड पेंशनर्स हैं, फिर स्टेट गवर्नमेंट वाले भी हैं, तो अगर इनकी सैलरी बढ़ भी गई तो इससे क्या इतना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा? लेकिन मैंने आपको बताया कि इसको स्टैंडर्ड मान के अदर जो सेक्टर्स हैं उस पर भी इन्फ्लुएंस पड़ता है, ऐसा कहा जाता है। हालांकि जरा इसका एक काउंटर पर्सपेक्टिव देखिए क्या है, हमें तो सारे पर्सपेक्टिव क्लियर करने हैं। अगर पिछले 15 सालों में कॉर्पोरेट सेक्टर के प्रॉफिट्स को देखा जाए तो लगातार राइज हुए हैं, राइट, महंगाई बढ़ी है, लेकिन क्या प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉइज को सैलरी देते समय क्या कॉर्पोरेट सेक्टर क्या ये इन्फ्लेशन को एडजस्ट करता है? तो आंसर इज नो। यानी कि प्राइवेट सेक्टर में अभी भी अगर हम मिडिल लेवल और या फिर लोअर लेवल पर जो लोग काम कर रहे हैं, अगर उनका इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट के हिसाब से जो उनको सैलरी मिल रही है ऑन एन एवरेज वो देखें, तो ऐसे में उन पर इतना कोई पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं पड़ा है, वो तो उसी ट्रैप में काम कर रहे हैं, ऐसे आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। तो यानी कि यहां पर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं कम से कम उनको एक एश्योर्ड यू कैन से पुश तो मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ सैलरीज, बट दैट इज नॉट अवेलेबल टू प्राइवेट सेक्टर। भाई प्राइवेट सेक्टर में तो ज्यादातर लोग काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा आपको लोअर स्ट्राटा में, अगर हम हायर सेक्शंस में जाएंगे प्राइवेट सेक्टर में, तो हाँ उसमें इंक्रीज हुआ है।
राइट। बट यहां पर ये एक चैलेंज है। अब इस पे एक पर्सपेक्टिव ये कहा जा रहा है कि भाई अगर जो टैक्स पेयर है प्राइवेट सेक्टर में, अब वो अपनी टैक्स को दे रहा है और उससे भी आप एक तरीके से कंपेंसेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ गिविंग एडिशनल सैलरी टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, तो क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री का ये दायित्व नहीं बनता कि ऐसे में जो 15 लाख तक आप जो रिलैक्सेशन देते हैं इनकम टैक्स को, तो उसको बढ़ाकर आप 50 लाख तक करो। तो कहने का मतलब यह है कि 2025 का जो अभी रिसेंट बजट आ रहा है, अगर उससे पहले ये अनाउंसमेंट की गई है, तो फिर सेकंड अनाउंसमेंट जो अब जनता सुनना चाहती है वो है इनकम टैक्स में छूट, राइट। तो आपका क्या ओपिनियन है इस विषय में, आप कमेंट्स में बता सकते हैं, लेकिन ये भी चल रहा है डिबेट। नाउ कंक्लूजन के तौर पर हम कह सकते हैं कि देखिए हर 10 साल बाद में लमसम रिवाइज होनी होती है, तो रिवाइज हो रही है, इट्स अ पॉजिटिव स्टेप, मोटिवेशन है काफी लोगों को, राइट। बट दे वी शुड ऑल्सो फाइंड अ वे कि मतलब कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, ठीक है, इकोनॉमी बढ़ेगी, वी शुड ऑल्सो फाइंड अ वे फॉर दिस मिडिल क्लास इनकम टैक्स पेयर, क्योंकि ये भी एक नैरेटिव है जो अभी फिलहाल मीडिया में है, राइट। क्योंकि जब तक इसको हम मोटिवेट नहीं करेंगे, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, स्कैंडिनेवियन नेशंस की बात करते हैं, स्वीडन, नॉर्वे एटसेट्रा, जब भी आप हैप्पीनेस इंडेक्स पढ़ते हैं तो उसमें टॉप पर आपको ये देश दिखते हैं। यहां के कल्चर में है कि आप टैक्स पेयर हैं तो यू शुड बी प्राउड ऑफ दैट। बट क्या सेम फीलिंग यहां पर इंडिया में लोग फॉलो कर रहे हैं? तो हमें ये फीलिंग यहां पर डेवलप करनी पड़ेगी, मतलब वी आर टैक्स पेयर देन वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट। लेकिन ऐसा क्या वहां की सरकारें करती हैं? हालांकि वहां पर पॉपुलेशन कम है, रिसोर्सेज ज़्यादा है, हमारे पास पॉपुलेशन चैलेंज ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर एक जो वहाँ पर जो कैपिटलिज्म फॉलो होता है उसको हम कडली कैपिटलिज्म कहते हैं। कडली कैपिटलिज्म का मतलब ये होता है कि सरकार इनकम टैक्स ज़्यादा लेती है, लेकिन उसके बाद फिर एक एश्योरिटी देती है, क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ केयर, एक स्ट्रॉन्ग सोशल सिक्योरिटी। यानी कि एक प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय अगर आज काम कर रहा है और किसी कारणवश कल उसकी तबीयत खराब हो जाए, घर में कुछ हो जाए जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहा, तो ऐसा नहीं है कि उसका जो परिवार है वो हैंड टू माउथ हो जाएगा, उसको मतलब मेजर इशू होंगे। कारण कि गवर्नमेंट इज देयर टू टेक केयर ऑफ यू, बिकॉज गवर्नमेंट इज रेस्पेक्टिंग यू एज अ सिटीजन, एज अ टैक्स पेयर, क्योंकि आपने इतने साल टैक्स दिया है तो अब हम आपके लिए खड़े हैं। लेकिन क्या ऐसा भारत के टैक्स सिस्टम में, भारत के सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर प्रोग्राम में आ पा रहा है? नहीं। अगर नहीं तो यानी कि हमें उस दिशा में सोचना पड़ेगा। हम अपनी बड़ी पॉपुलेशन को बहाना नहीं बना सकते। ऐसे भी देश हैं जिन्होंने इस पॉपुलेशन को ही रिसोर्स बनाकर अपनी इकोनॉमिक पोटेंशियल को क्वांटम लीप ली है, तो हमें भी उस दिशा में सोचना पड़ेगा। कब तक हम यही सोचते रहेंगे, राइट। प्लस इस पे एक न्यू लिबरल पर्सपेक्टिव भी है, यानी एक स्कॉलर हैं नॉजिक और मिल्टन फ्रीडमैन, तो उनका मानना है कि टैक्स इज गुड, बट टैक्स शुड ऑल्सो गिव दिस फीलिंग टू द पीपल दैट यस इफ यू आर पेइंग दिस टैक्स तो दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग। तो गवर्नमेंट को, हालांकि गवर्नमेंट लगातार बता भी रही है कि देखो इतने हाईवेज बन रहे हैं, राइट, रोडवेज, आपका डिफेंस में इंडिया आगे बढ़ रहा है, इंटरनेशनल रिलेशंस में आउटरीच कर रहा है, लेकिन पॉइंट है कि गवर्नमेंट को ये जो कम्युनिकेशन है जनता के साथ, इसको और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा, एग्जैक्टली बताना पड़ेगा कि देखो अगर आपने ये टैक्स दिया तो हमने ये किया। इसको हम कहते हैं सर्विस स्टेट मॉडल। तो अगर सर्विस स्टेट मॉडल में भारत आएगा तो ऐसे में जब भी पे कमीशन पर बात आएगी, जब भी बजट टैक्स पर बात आएगी, तो ऐसे में गवर्नमेंट के साथ जो लोगों की जो एक तरीके से कनेक्शन है वो बना रहेगा, राइट। एक सेंस ऑफ ट्रस्ट, एक सेंस ऑफ ड्यूटी वो बनी रहेगी। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इतनी सारी डिबेट चल रही थी, तो आई थॉट कि ये पर्सपेक्टिव्स भी इस डिबेट में ऐड होने चाहिए। आपका क्या मानना है? फील फ्री टू शेयर इन कमेंट्स, आई रीड ईच एंड एवरी कमेंट।